हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कवर किया था। आज हम लोग उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग टोटल 8 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और ये रहा वो न्यूमेरिकल का लिस्ट जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और जो भी मेरे चैनल में न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस वाई जे प्लस के आर इक्वल। इसमें दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस वाई जे प्लस के। ये दो वेक्टर गिवन है और ये भी गिवन है कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, ये गिवन है। और हम लोगों को फाइंड आउट करना है x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। तो हम लोग जब इक्वल वेक्टर पढ़ रहे थे उस समय हम लोग पढ़े थे कि दो वेक्टर इक्वल कब होगा। सपोज a वेक्टर और b वेक्टर दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर इक्वल कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तभी ये दोनों वेक्टर इक्वल होगा। अगर कोई वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है जैसे कि x1i प्लस y1j प्लस z1k और दूसरा वेक्टर है x2i प्लस y2j प्लस z2k, इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तभी सेम होगा जब x1 और x2 इक्वल होगा, y1 और y2 इक्वल होगा, z1 और z2 इक्वल होगा। इसका मतलब i के सामने जो x1 है इसका मैग्नीट्यूड और यहाँ पे i के सामने जो x2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो इसी पे बेस्ड हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली लिख सकते हैं। दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल है, इसका मतलब है x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 2 है वो y के इक्वल होगा, 2 ये y के इक्वल होगा तो y इक्वल्स टू 2 और यहाँ जो z है ये इसके आगे कुछ भी मैग्नीट्यूड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके आगे 1 है मैग्नीट्यूड, तो z का मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो इसका वैल्यू x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू भी 2 आ गया और z का वैल्यू 1 आ गया। अगर यहाँ पे -2 होता तो y का वैल्यू -2 होता, यहाँ -k होता तो यहाँ पे z का वैल्यू -k होता। मीन्स डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसका जो वैल्यू होगा एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग लिख देंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा इसी में एक क्वेश्चन है, आर द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल। तो हमें ये भी बताना है कि क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है या नहीं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं ये हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। तो इसमें ए वेक्टर को लिख लेते हैं i कैप प्लस 2j कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर का किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका अंडर रूट। दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, उसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो i के आगे 1 है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर और j के आगे 2 है तो ये 2 का स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 4, तो ये आ गया √5, अंडर √5। दूसरा है बी वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस j कैप। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड i कैप के आगे जो मैग्नीट्यूड इसका है ये 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस j के आगे जो मैग्नीट्यूड है 1 उसका स्क्वायर और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 + 1 और ये आ गया अंडर √5।
इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लोग लिखेंगे यस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आर द वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल, मीन्स दोनों क्या इक्वल वेक्टर है। तो हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, उसमें मैंने बताया था कि दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर है तो दो वेक्टर x1i प्लस y1j और बी वेक्टर अगर इस फॉर्म में है x2i प्लस y2j। ये 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है। इससे पहले जो था वो 3 डायमेंशन का था, ये 2 डायमेंशन का है, इसलिए 2 डायमेंशन में इसको लिख रहे हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब x1 इक्वल्स टू x2 होना चाहिए और y1 इक्वल्स टू y2 होना चाहिए। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है तो x1 का मैग्नीट्यूड x2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, y1 का मैग्नीट्यूड y2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो x1 के जगह पे अगर यहाँ पे 1 है तो i के आगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। अगर ये x है, ये y है, इस तरह से है कोऑर्डिनेट सिस्टम x और y। x डायरेक्शन में जो लेते हैं यूनिट वेक्टर i कैप, y डायरेक्शन में जिसको लेते हैं उसे j कैप से डिनोट करते हैं। ये 1 और ये 2, अगर कोई पॉइंट 1 है x डायरेक्शन में 1 और y डायरेक्शन में 2, अगर ये 1 और ये 2 मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे आया, ये a वेक्टर का पॉइंट है। दूसरा b वेक्टर अगर है तो 2 1 मीन्स x में 2 y में 1, तो ये दूसरा वेक्टर आया। अगर हम इसको डायरेक्शन को साइन मीन्स इसका ये मीन्स इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग अगर लें तो ये आएगा, इसका पोजीशन वेक्टर ये आएगा, ये बी वेक्टर को डिनोट कर रहा है, ये ए वेक्टर डिनोट कर रहा है और ये बी वेक्टर डिनोट कर रहा है। तो इस फिगर के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन डिफरेंट है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। तो डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण यहाँ फिगर से भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर डिफरेंट है। और इसके नीचे हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ द टू वेक्टर्स आर डिस्टिंक्ट सो टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। तो इसके नीचे हम लोग ये एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 6i प्लस 2j प्लस 3k इज। इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये तो इससे पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी इसको देखते हैं। एक वेक्टर है, सपोज़ एक वेक्टर v वेक्टर गिवन है और इसका कंपोनेंट्स के फॉर्म में है 6i प्लस 2j प्लस 3k, ये वेक्टर है और इसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग v वेक्टर और इस तरह से मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा अंडर रूट i का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर, j का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर और k के आगे जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9 और ये हो जाएगा 36 प्लस 4 40 और 9 हो जाएगा 49 और इसको हम लोग अंडर रूट लेंगे। 49 हम लोग जानते हैं कि 49 अंडर रूट लेंगे तो उसका हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 7 मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इज 7। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस k। इसमें हम लोगों को एक यूनिट वेक्टर हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है। ये जो गिवन वेक्टर है इसी के डायरेक्शन में हम लोगों को एक यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई अगर वेक्टर ए वेक्टर गिवन है तो इसका अगर हम लोग को यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो हम लोग उसको लिखेंगे ए कैप और ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो सबसे पहले ये जो वेक्टर गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस k,
ये वेक्टर जो गिवन है इसका हम लोग सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, और ये हो जाएगा 10 प्लस 4 14 मीन्स √14। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर हम लोग लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है 14 √14। तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 अपॉन √14 i कैप प्लस 3 अपॉन √14 j कैप प्लस 1 अपॉन √14 k कैप। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसका टोटल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 आएगा और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो करेगा। तो ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर। ये हो गया हमारा आंसर। यूनिट वेक्टर मीन्स अगर कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो एक ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ 1 हो और इसी डायरेक्शन में हो। तो ये हम लोग किस तरह से निकालेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसी से इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे। इस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस j प्लस 2k एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -i प्लस j प्लस 3k। तो हम लोगों को एक वेक्टर निकालना है जो कि इन दोनों वेक्टर का सम हो और फिर उसका उसी डायरेक्शन में हम लोगों को एक यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों वेक्टर का सम निकाल लेते हैं। हम लोगों को सबसे पहले सम निकालना है इन दोनों वेक्टर का। तो सपोज़ दोनों वेक्टर है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, ये हो जाएगा दोनों वेक्टर का सम। तो ये दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो हम लोग को एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जो कि एक न्यू वेक्टर होगा, और हम लोग उसको मान लेते हैं कि वो सी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर का सम निकालेंगे तो एक न्यू वेक्टर बनेगा और उसका नाम हम लोग सी वेक्टर दे दिए। तो यहाँ पे हम लोग दोनों वेक्टर को लिख लेते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया ए वेक्टर, प्लस माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया बी वेक्टर। अब हम लोग जब कार्टेशियन फॉर्म में होता है वेक्टर को तो हम लोग दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, i का मैग्नीट्यूड, दोनों का i के मैग्नीट्यूड को साथ में लिखते हैं, j का मैग्नीट्यूड को साथ में और k के मैग्नीट्यूड को साथ में, तो ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है i का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे -1 है, तो 2 -1 और i कैप, प्लस यहाँ पे j में यहाँ -1 है और यहाँ पे +1 है, ये j कैप, प्लस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 + 3k कैप। मीन्स i का कंपोनेंट को i के कंपोनेंट से ऐड करेंगे, j का कंपोनेंट को j के कंपोनेंट से ऐड करेंगे और k का मैग्नीट्यूड को k के मैग्नीट्यूड से ऐड करेंगे। मीन्स सारे के मैग्नीट्यूड को आपस में हम लोग ऐड करेंगे। मैग्नीट्यूड बोलो या फिर इसका कंपोनेंट बोलो सेम है, कोई एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं। तो 2 - 1 मीन्स 1, तो 1 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 5k कैप, या फिर हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं i कैप प्लस 5k कैप। ये 0 हो गया तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट i कैप प्लस 5k कैप लिख लिए। तो ये हम लोगों को एक नया वेक्टर मिल गया सी वेक्टर। अब हम लोगों को इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अगर हम लोगों को सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, सी वेक्टर को यूनिट वेक्टर सी वेक्टर का कंपोनेंट से ही डिवाइड कर देना होगा। मीन्स अगर कोई वेक्टर है सी वेक्टर का हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम लोग को सी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होगा। तो हम लोग ठीक है, हम लोग सी का मैग्नीट्यूड पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सी का मैग्नीट्यूड है i कैप प्लस 5 मीन्स √1² प्लस 5²
और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 25 और ये हो गया अंडर रूट 26। तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा सी कैप इज इक्वल्स टू, सी वेक्टर हो गया आई प्लस 5k, आई कैप प्लस 5k कैप अपॉन अंडर रूट 26 और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 26 आई कैप प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 26 के कैप। और ये हो गया हमारा आंसर, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। पहले तो हम लोग दोनों का सम निकालेंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये था 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i माइनस j प्लस 2k दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। हम लोगों को इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन इसी वेक्टर के डायरेक्शन में हो बट उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। तो इस तरह का हम लोग को एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो एक वेक्टर है, सपोज़ ए वेक्टर है, ये वेक्टर गिवन है, तो इसका हम लोग सबसे पहले एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे। एक ए वेक्टर गिवन है तो इसका हम लोग सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ए कैप निकालेंगे। उसके बाद हम लोग को पास एक यूनिट वेक्टर हो गया, मीन्स एक ऐसा वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो हम लोगों को मिल जाएगा एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कुछ 8 यूनिट होगा। मीन्स एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होगा। ठीक है, तो यही हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i माइनस जे प्लस 2k। एक ये वेक्टर गिवन है, इसका सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना होगा। तो 5 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 4 और ये हो गया अंडर रूट 30, ये हो गया अंडर रूट 30। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 30। तो इसका सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को लिखेंगे 5i माइनस जे प्लस 2k। ए वेक्टर को लिखेंगे 5i माइनस जे प्लस 2k। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड जो था 30 उससे इसको डिवाइड कर दिया। तो ये वेक्टर बन गया 5 अपॉन अंडर रूट 30 i माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 30 j प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 30 k। ये एक वेक्टर बन गया। अब हम लोग को एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। सपोज कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है और उस वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू ए वेक्टर का, मीन्स 8 इंटू ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो हम लोग इससे 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू 5 अंडर रूट 30i माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 30j प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 30k। और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 40 अपॉन अंडर रूट 30i माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 30j प्लस 16 अपॉन अंडर रूट 30k। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन अंडर रूट 30। ठीक है, तो ये था हम लोगों का ये क्वेश्चन और इसमें हम लोग इसी तरह से इसका वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले उस वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे
उसके बाद यूनिट वेक्टर को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ऐसा वेक्टर मिल गया जिसका कि मैग्नीट्यूड 8 है और डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, और इस यूनिट वेक्टर को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई किए तो एक अगेन एक वेक्टर बन गया जो कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में ही है, बट उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। तो ये था हम लोगों का 6th क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, सो दैट द वेक्टर्स 2i - 3j + 4k एंड -4i + 6j - 8k आर कोलिनियर। इसमें दो वेक्टर गिवन है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। ये दो वेक्टर गिवन है और ये दोनों वेक्टर का पूछ रहा है कि दोनों कोलिनियर है या नहीं, ये हम लोगों को शो करना है। तो सॉल्यूशन, सपोज इस वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i - 3j + 4k, और इस वेक्टर को हम लोग सेकेंड वाले को मान लेते हैं बी वेक्टर, और ये है -4i + 6j - 8k। कोलिनियर वेक्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे कि कोई वेक्टर कोलिनियर कब होगा, अगर कोई वेक्टर है बी वेक्टर, इसको हम लोग लैम्डा इंटू ए वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लोग लिख सकते हैं तो इस वेक्टर, इन दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है और इसको हम लोग बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। यहाँ पे लैम्डा क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं तो ये कोलिनियर वेक्टर है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे बी वेक्टर अगर है, इस बी वेक्टर को देखो, यहाँ पे 2 है 3 4, यहाँ पे है 4 6 8, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब है इस दोनों में से हम लोग, इसमें से हम लोग पूरे में से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, मीन्स माइनस भी अगर हम लोग कॉमन इसमें से ले सकते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस वाले वेक्टर को -2 अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो बचेगा 2i - 3j + 4k, इस तरह से बचेगा -2 2i - 3j + 4k, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × a वेक्टर। अब देखो बी वेक्टर -2 × a वेक्टर इस फॉर्म में अगर आ गया, मीन्स अब देखो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है। दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये था 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप + j कैप - 2k कैप एंड हैंस कैलकुलेट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। इसमें एक वैल्यू मीन्स एक वेक्टर गिवन है, उसका हम लोगों को डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना है, और सेकंड उसका डायरेक्शन कोसाइंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एक डायरेक्शन रेशियो और दूसरा डायरेक्शन कोसाइंस। तो सपोज एक वेक्टर है ए वेक्टर और xi + yj + zk, इस फॉर्म में अगर कोई वेक्टर है उसमें x y z उसका कंपोनेंट है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो इसका x y और z कंपोनेंट जो है वही इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। x y और z कंपोनेंट जो इस वेक्टर का गिवन वेक्टर का है यही इसका डायरेक्शन रेशियोज भी होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप + j कैप - 2k कैप। तो इसका डायरेक्शन रेशियो सिंपल हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1, यहाँ पे इसका कंपोनेंट है 1 और यहाँ पे -2, तो ये इसका डायरेक्शन रेशियोज हो गया। अगर x y z के टर्म में लिखें तो यहाँ x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू -2, इस तरह भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन, रेशियो। उसके बाद हम लोग को फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस सपोज ये वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो cos θx θy θz मीन्स
3 डायमेंशन अगर ये है x y z, तो इस डायरेक्शन में जो है वेक्टर, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और सपोज एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर i, ये हो गया i, ये j और ये k कैप, और एक वेक्टर सपोज a वेक्टर यहाँ पे इस तरह से इसको हम लोग शो कर रहे हैं। तो ये वेक्टर i के साथ जो एंगल बनाएगा, y के साथ जो एंगल बनाएगा और z के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग थीटा x, थीटा y और थीटा z से शो करते हैं। तो इसका थीटा x का कॉस, थीटा y का कॉस और थीटा z का कॉस अगर हम लोग लेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन एंगल्स के साथ जो कोसाइन हम लोग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो कॉस थीटा x, कॉस थीटा y एंड कॉस थीटा z, इन तीनों का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइंस में। तो डायरेक्शन कोसाइंस जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो मीन्स x का अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और y, थीटा y क्या है, y कंपोनेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और थीटा z क्या होता है, z कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये हम लोग पढ़े थे जब हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ रहे थे। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं कॉस थीटा x, इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा x हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस इसका हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉस थीटा x हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड, सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 + 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + 1 + 4 मीन्स 6 √6। √6 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसका कॉस थीटा x क्या हो जाएगा, x मीन्स x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब हो गया 1 अपॉन √6। इसका हो जाएगा कॉस थीटा y का वैल्यू हो जाएगा y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मीन्स 1 अपॉन √6, एंड कॉस थीटा z का वैल्यू हो जाएगा z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मीन्स -2 अपॉन √6। ये इसका हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है इसमें डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने में, जबकि डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना सबसे ज़्यादा सिंपल है। सिंपली जो क्वेश्चन में अगर वेक्टर गिवन है तो उसका जो x, y और z कंपोनेंट है बस उसी को हम लोग लिख देंगे, तो यही हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियोज। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें हम लोग उसको सब्सटीट्यूट करेंगे और उसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये था आज का 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ टॉपिक भी कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।